अच्छा, ये लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, विच इज़ मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम का केस इन्होंने प्रेजेंट किया है कि 4 साल का जो बच्चा है वो प्रेजेंट करता है, आई एग्जामिनेशन के लिए आता है। बच्चे को जो है एरेक्नोडक्टाइली है। यहाँ पर अगर देखिए मैं आपको केस प्रेजेंट करती हूँ मार्फन सिंड्रोम का। 4 साल की फ़ीमेल जो है वो प्रेजेंट करती है आई एग्जामिनेशन के लिए। स्किन जो है उसमें एरेक्नोडक्टाइली है, सॉरी शी हैज़ एरेक्नोडक्टाइली। एरेक्नोडक्टाइली का मतलब है कि लंबी सी सिलेंडर फिंगर्स और टोज़ है, जिसको हम कहते हैं स्पाइडर फिंगर्स, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें बच्ची को जो है पेक्टस एक्सकेवेटम है। पेक्टस एक्सकेवेटम आपको पता है संकन चेस्ट, चेस्ट अंदर की तरफ होती है, इसमें तो नहीं दिखाया, इसकी मैं आपको बच्ची दिखाती हूँ। और हाई आर्क्ड पैलेट है बच्ची की। इनोफ्थैल्मोस भी अंदर है आइज़। क्लिनिकल फाइंडिंग्स रिवील कर रही है मायोपिया और एक्स्ट्रोपिया भी है। कार्डिक एग्जामिनेशन की तो बच्चे को एओर्टिक रूट डायलेशन है। तो ये एक टिपिकल केस है, ये सारे जो फीचर्स हमें मिल रहे हैं ये मार्फन सिंड्रोम है। एक्चुअली मार्फन सिंड्रोम एक मल्टी सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस रखती है। प्राइमरीली ये स्केलेटन को अफेक्ट करती है, आइज़ को और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, ठीक है। तो इसमें है ये ऑटोसोमल कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे भी होगा स्केलेटन में, आई, हार्ट, ब्लड वेसल, वहाँ पे ये अफेक्ट होगा। तो FBN1 जीन होता है, FBN1 जीन, जिसमें क्रोमोसोम 15 पे यहाँ पे म्यूटेशन आती है, वो फिब्रिलिन 1 प्रोटीन बनाता है। फिब्रिलिन हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोफिब्रिल्स का कंपोनेंट है, इलास्टिसिटी देता है और कनेक्टिव टिश्यू को पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ देता है। तो ये फिब्रिलिन 1 डिफेक्टिव होगा तो टिश्यू वीक हो जाएगा, लैक्स होंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होंगे तो टीयर होंगे। दूसरा फिब्रिलिन 1 हमारे ग्रोथ फैक्टर, टिश्यू ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को भी जो है वो रेगुलेट करता है। तो फिब्रिलिन ही डिफेक्टिव होगा तो सही से ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिक्वेस्टर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिग्नलिंग होगी तो एबनॉर्मल सेल फंक्शन, बोन ओवर ग्रोथ, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हमें मिलेगी। इसकी इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बच्चा सिर्फ एक कॉपी जो है डिफेक्टिव जीन की इनहेरिट करता है। 25% को इसमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी हो सकती है, डीनोवो, ठीक है। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन अब याद रखें, इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग का सबसे ज़्यादा मोस्ट सीरियस इन बच्चों का कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट होता है। इनको एओर्टिक डायलेशन होती है, एओर्टिक रूट वीक होता है, डायलेट हो जाएगा। दूसरा एओर्टिक डायसेक्शन या रप्चर हो सकता है जो कि फैटल है। और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, लेफ्ट एट्रियम से जो है ना वो लीफलेट माइट्रल वाल्व पीछे की तरफ लेफ्ट एट्रियम के अंदर बल्ज करेगा हार्ट बीट पे, तो माइट्रल रीगर्जिटेशन होगा। दूसरा इन बच्चों का स्केलेटल सिस्टम में डोलिको स्टीनोमेलिया का मतलब है लॉन्ग थिन से लिम्स होंगे डिस्प्रोपोर्शनेटली, आर्म स्पैन ऑफन ज़्यादा एक्सीड करेगा देन द हाइट, तो उसको कहते हैं डोलिको स्टीनोमेलिया। दूसरा मैंने कहा आपको बताया ना एरेक्नोडक्टाइली, यानी लॉन्ग सी स्लेंडर पतली सी फिंगर्स और टोज होंगी, स्पाइडर फिंगर। रिस्ट साइन हमें मिलता है, थंब और जो फिफ्थ फिंगर है ये आपस में ओवरलैप करेंगी व्हेन ग्रेस्प अराउंड द ऑपोजिट वेस्ट। दूसरा इसको रिस्ट साइन करें। दूसरा थंब साइन में जो इंटायर जो डिस्टल फेलिंग्स है टिप ऑफ द थंब वो प्रोजेक्ट करेगी बियॉन्ड द अल्नर बॉर्डर ऑफ द हैंड व्हेन द थंब इज अपोज्ड अक्रॉस द पाम, ठीक है। रिस्ट साइन जो है उसमें जो इंटायर जो है वो रिस्ट साइन में जो थंब और जो फिंगर होती है फिफ्थ फिंगर, ये ओवरलैप करेंगी व्हेन ग्रेस्प अराउंड द ऑपोजिट रिस्ट। देखिए ओवरलैप कर रही है, ठीक है, हमारी नॉर्मली नहीं करती, फिफ्थ फिंगर और हमारा थंब ओवरलैप नहीं करता, मार्फन में करेगा। दूसरा थंब साइन में देखिए, थंब साइन में जो है ये इंटायर जो डिस्टल फेलिंग्स है ना, ये जो टिप है थंब की वो प्रोजेक्ट करिए बियॉन्ड द अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड, यहाँ से अल्नर बॉर्डर से देखिए वो कर रहा है व्हेन द थंब इज अपोज्ड अक्रॉस द पाम, तो ये पूरा देखिए अल्नर बॉर्डर से भी बाहर निकल आया है थंब। तो ये साइंस हमें मिलती है। दूसरा इनको स्कोलियोसिस और काइफोसिस रहता है इन बच्चों को। चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ में इनको पेक्टस एक्सकेवेटम, कैरिनेटम, ये चीज़ें होंगी। ये देखें यहाँ पे ये पेक्टस एक्सकेवेटम अंदर है संकन चेस्ट, या इन बच्चों को ये कैरिनेटम हो सकता है, ठीक है। पिजन चेस्ट, पेस प्लेनस यानी इनका फीट फ्लैट होगा, जॉइंट लेक्सिटी होगी, लूज जॉइंट्स होंगे पुअर लिगामेंट स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। तो हार्ट के देखिए हमने माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एओर्टिक डायसेक्शन, एओर्टिक डायलेशन, स्केलेटल के देखे। अब आ जाए इनके ऑक्यूलर फीचर्स क्या हैं। ऑक्यूलर में इनको एक्टोपिया लेंटिस होता है, यानी मोस्ट स्पेसिफिक साइन मार्फन सिंड्रोम का है कि इनका जो लेंस है ऑफ द आई वो डिसलोकेट होता है यूजुअली अपवर्ड और आउटवर्ड, सुपीरो टेम्पोरल, ठीक है। दूसरा इनको मायोपिया होता है, वेरी कॉमन, इनको नियर साइटेडनेस होती है। और इसके अलावा रेटाइनल डिटैचमेंट का रिस्क इनको ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड ओक्यूलर स्ट्रक्चर्स की वजह से।
डायग्नोसिस इसकी जो है हम फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे करते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग, जेनेटिक टेस्टिंग। इको किया जाता है ताकि डायमीटर और रेट ऑफ द डायलेशन ऑफ एओर्टिक रूट को मेजर करें। स्लिट लैम्प करके हम एक्टोपिया लेंटिस देखते हैं। स्केलेटल एक्सरे किया जाएगा स्कोलियोसिस के लिए और चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी के लिए। और जेनेटिक टेस्टिंग में FBN1 म्यूटेशन देखी जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें ही बुक में लिखी है, सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। स्किन स्ट्राया, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल। डायग्नोसिस हमने देखा कि टेस्टिंग के जरिए किया जाता है। सीरम म्यूकोप्रोटीन्स में हमें डिक्रीज़ मिलेंगी। यूरिनरी हाइड्रोक्सी प्रोलीन एक्सक्रीशन इंक्रीज़ मिलेगी। अच्छा, जेनेटिक टेस्टिंग है, ज़्यादा ओबियस होगा जैसे बच्चा ग्रो करेगा। इसमें टाल स्टेचर जो है मोस्ट कॉमन रीज़न है फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाए कि इसमें अब हमारा डिफरेंशियल क्या बनता है। आपने स्टाल स्टेचर वाले बच्चों को सेरेब्रल जाइगोनेटिज्म से डिफ्रेंशिएट करना है, सोटोस सिंड्रोम। उसमें ना एक्सेसिव फिजिकल ग्रोथ होती है चाइल्डहुड में, डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दूसरा होमोसिस्टीन्यूरिया से पेशेंट लुक फॉर मैराफेनॉइड बट यूरिनरी होमोसिस्टीन इज एलिवेटेड इन द होमोसिस्टीन्यूरिया, तो उससे रूल आउट करोगे। XXY क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, XYY से करना है। फेमिलियल टाल स्टेचर से। सम फाइंडिंग्स शेयर्ड बाय एहलर डैनलॉस सिंड्रोम। ठीक है, तो मैनेजमेंट याद रखें कि इसमें हमने मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहला तो कार्डियोवास्कुलर में आपको बताऊं। अच्छा, पहले मैं ये रीड कर लेती हूँ। रेगुलर ऑफ्थाल्मिक एवेल्यूशन एंड केयर, ऑर्थोपेडिक एवेल्यूशन एंड केयर रेगुलरली, स्पेशली ताकि स्कोलियोसिस ना हो। आई का किया, स्कोलियोसिस बोन का किया, ऑर्थोपेडिक। कार्डियक एवेल्यूशन रेगुलर करनी है सीरियल इको करके। बीटा ब्लॉकर जो है वो प्रोग्रेशन ऑफ एओर्टिक रूट डायलेशन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सही से बताऊं कि कार्डियोवास्कुलर मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने याद रखना है कि आप मेडिकेशन बीटा ब्लॉकर देते हो, मेटोप्रोलोल या एटिनोलोल या ARBs देते हो, जैसे लोसार्टन या आर्बिसार्टन, ताकि इस बच्चे की जो एओर्टिक रूट की डायलेशन है वो स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, बीटा ब्लॉकर या फिर ARBs। दूसरा, ये कैसे अचीव होगा कि जो फोर्स ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट रिड्यूस होगा और डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो है एक्सेसिव ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के ब्लॉक होंगे। दूसरा, इनकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करनी होगी, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, हैवी वेट लिफ्टिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इनने कम करनी है ताकि इनका सडन ब्लड प्रेशर स्पाइक ना हो जो इनके एओर्टा को टीयर कर सकता है। इसके अलावा एओर्टिक सर्जरी, अगर एओर्टिक रूट एक क्रिटिकल साइज़ को रीच कर जाता है, ज़्यादातर 4.5 से 5 सेंटीमीटर हो जाता है बेस्ड ऑन द बॉडी साइज़, सरफेस एरिया, तो फिर उन बच्चों की हमें फिर इलेक्टिव एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी होगी ताकि वो डायसेक्शन ना हो जाए। ये हो गई कार्डियोवास्कुलर मैनेजमेंट। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर मैनेजमेंट के अलावा हमने हमेशा स्केलेटल मैनेजमेंट भी करनी है। उसमें आप ब्रेसिंग करते हो मॉडरेट प्रोग्रेसिव स्कोलियोसिस के लिए। बाकी स्पाइनल फ्यूजन कर सकते हो सर्जरी, अगर 45 या 50 से ज़्यादा है, एंगल स्कोलियोसिस का सिवियर है तो स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी, और मॉनिटर करते रहना है। देन आता है ओक्यूलर। ओक्यूलर में याद रखिए ग्लासेस या कॉन्टैक्ट्स आपने सिवियर मायोपिया के लिए इनको देना है। और लेंस सर्जरी करेंगे अगर डिसलोकेटेड लेंस है, विजन इम्पेयर हो रहा है तो उसमें लेंस सर्जरी। दरअसल यही इसमें ट्रीटमेंट होता है मार्फन सिंड्रोम का। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमारा वैसे बुक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 28 है जिसमें हम पीडियाट्रिक ड्रग थेरेपी देखेंगे। ठीक है, वैसे फाइनल ईयर के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगेन हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए।